हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सामंतवाद का उदय और पतन। यानी कि यूरोप के अंदर 5वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी का जो समय है वो सामंतवाद का समय कहलाता है। इस समय रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था और इस समय सामंतों का वर्चस्व पूरे यूरोप में था, इसलिए इसको सामंतवाद का युग बोलते हैं। 5वीं से 15वीं शताब्दी 1000 साल का जो वर्ष है, 1000 वर्ष का समय है, वो सामंतवाद कहलाता है। तो ये सामंतवाद का उदय किन परिस्थितियों में हुआ और फिर इसका पतन किन परिस्थितियों में हुआ 15वीं शताब्दी में आते आते, उसी को हमें यहाँ पढ़ना है। तो विद्वान लोग यूरोप में 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के काल को यूरोप के सामंतवादी युग की संज्ञा देते हैं। वास्तव में सामंतवाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का रूप था जिसमें शक्ति संपन्न व्यक्ति अपने क्षेत्र के निवासियों की जीवन की सुरक्षा करता था। यानी जो जागीरदार होते थे, सामंत होते थे, इन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा के बदले उनसे टैक्स वसूलिया करते थे। तो ये शक्ति संपन्न व्यक्ति जो अपने क्षेत्र के निवासियों को उनके जीवन की सुरक्षा करता था, बदले में उनसे टैक्स लेता था, लगान लेता था। इसके बदले में लोग उसके अधीनस्थ के रूप में जीवन यापन करने के लिए तत्पर होते। तो उसे क्षेत्र की जो जनता है, वो सामंत के अधीन जो जनता है, वो उसके अधीन जो है सुरक्षा के बदले में उनके अधीन जीवन जीने के लिए तैयार हो जाती थी। क्योंकि इन जनता को लूटा जाता था विदेशी बर्बर जातियों द्वारा, या खुद सामंत भी भेष बदल करके अपने जो है सैनिकों के साथ इनको लूटपाट करते थे। तो इन्होंने फिर जो है सामंतों से समझौता कर लिया और जनता ने उनके अधीन रहना स्वीकार कर लिया। यद्यपि यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था का स्वरूप भिन्न भिन्न रहा है, यानी सामंतवादी व्यवस्था के रूप अलग अलग हैं। सामंत जो है छोटे गांव के सामंत, और मध्यम जो जैसे छोटा गांव होता है, फिर बड़ा कस्बा होता है, फिर बड़ा ज़िला होता है। इस प्रकार सामंतों की भी अलग अलग कैटेगरी होती थी, छोटे सामंत, मध्यम सामंत, बड़े सामंत। तो छोटे सामंत जो है मध्यम सामंतों के अधीन जो है समझौता कर लेते थे, और मध्यम सामंत जो है बड़े सामंतों के अधीन समझौता कर लेते थे। तो ये सामंत इस प्रकार एक दूसरे से गठजोड़ करके एक दूसरे की हेल्प करते थे, और छोटा सामंत अपने से बड़े सामंत को जो कुछ बदले में वो टैक्स या जो है वो देता था, लगान का हिस्सा देता था उनको। तो यूरोप में सामंतवाद के उदय में रोमन साम्राज्य के विघटन भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। यानी 5वीं शताब्दी में जब रोमन साम्राज्य बिखर गया, तो उन परिस्थितियों में सामंतवाद का उदय हुआ और संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। जो रोमन साम्राज्य है वो छोटे छोटे भागों में बंट गया। इनके संचालक सामंत के नाम से जाने जाते थे। यानी इन जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं जो यूरोप में टूट गए रोमन साम्राज्य में, इनको छोटे छोटे क्षेत्रों को चलाने वाले जो शासक थे वो सामंत नाम से इनको पुकारा गया। प्रत्येक प्रांत के सामंत अपने क्षेत्र को प्रशासन व सुरक्षा की दृष्टि से अनेक लोगों में विभाजित कर देते थे। तो अपने एरिया का जो क्षेत्र जो सामंत के पास होता था, तो वहाँ का प्रशासन और सुरक्षा के लिए वो जो है अलग अलग लोगों को नियुक्त करते थे, उस एरिया को बांट करके जो है। तो वो छोटे सामंत कहते थे। मतलब बड़े सामंतों ने अपने अधीन छोटे सामंत रखे हुए थे जो प्रशासन संभालते थे। जैसे वो मान लो कि जोधपुर का राजा एक बड़ा सामंत हो गया, फिर ओसिया का राजा एक मध्यम श्रेणी का सामंत हो गया, और फिर एक छोटे से गांव का जो सामंत या जागीरदार हो गया वो एक छोटा सामंत हो गया। तो इस प्रकार से प्रशासन जो है अलग अलग लोग जो संभालते थे, वो छोटे सामंत, मध्यम सामंत, बड़े सामंत कहलाते थे। इससे समाज में कई श्रेणियां बन जाती थी, जिसमें राजा का स्थान सर्वोच्च। देखो, राजा इस समय पावरफुल नहीं है, फिर भी सबसे ऊपर स्थान पर राजा। राजा की शक्तियाँ इस समय ख़त्म हो चुकी है, लेकिन नाम के लिए राजा आज भी उस समय भी था। तो सबसे ऊपर राजा होता था, फिर जागीरदार का और जो है स्थान होता था। तो इसमें समाज में कई श्रेणियाँ बन जाती, जिसमें राजा का स्थान सर्वोच्च व जागीरदार का निम्नतम होता। मतलब जो प्रशासन चलाने वाले लोग हैं उनमें जागीरदार सबसे निचले स्तर पर और राजा सबसे ऊपरे स्तर पर होता था। राजा समस्त भूमि का स्वामी होता था, और वे प्रमुख सैन्य प्रबंधक भी था। सेना का प्रमुख प्रबंधक भी वही था, भूमि का स्वामी वही था, परंतु सुविधा के लिए भूमि का प्रबंध एवं सैनिक व्यवस्था की देखरेख का दायित्व राजा ने बड़े सामंत, छोटे सामंत और सैनिकों के मध्य बंटा हुआ था। मतलब राजा ने
सेना रखने की जिम्मेवारी बड़े सामंतों को, छोटे सामंतों को इनको दे रखी थी। या प्रशासन चलाना या सैनिक व्यवस्था का दायित्व इन सामंतों को दे रखा था, जो आवश्यकता के समय राजा के आदेश अनुसार व्यवस्था करते थे। यानी मुसीबत के समय में ये सामंत, जो छोटे बड़े सामंत है, अपने पास जो सैनिक टुकड़ियाँ होती थी ये लेकर राजा की सहायता के लिए जाते थे। अब सामंतवाद की विशेषताओं की बात करते हैं। सामंतवादी व्यवस्था का स्वरूप वंशानुगत था। वंशानुगत मतलब पिता के बाद फिर उसका बेटा, यानी सामंत के बाद फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा सामंत बनता था। इस व्यवस्था के फलस्वरूप समाज मुख्य रूप से दो भागों में बंट गया था। प्रथम वर्ग में भूस्वामी आते थे, यानी कि जो सामंत है, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, वो प्रथम वर्ग में। दूसरे वर्ग में किसान और मजदूर, जो यह साधारण जनता जो है वो आती थी। तो प्रथम वर्ग में यानी सामंत या राजाओं के पास प्रथम वर्ग के लोगों का द्वितीय वर्ग के लोगों पर पूर्ण आधिपत्य था। यानी सामंतों का जनता पर पूरा कंट्रोल था, आधिपत्य था, तथा वे उनका शोषण भी करते थे। यानी पावरफुल लोग जो है इन मजदूरों का, आम जनता का, किसानों का शोषण करते थे। सामंत वर्ग विशेषाधिकारों से युक्त था और शान शौकत का जीवन जीता था। इनके पास पैसा था, धन था, पावर थी और शान शौकत का जीवन सामंत जीते थे। जबकि किसान और मजदूर ने केवल उपेक्षित थे और अभाव का ग्रस्त जीवन भी था और वो गुलामों के समान अपना जीवन जीते थे, जीने के लिए बाध्य थे। इस युग में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में सामंतवाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो सामंतवाद के समय में समाज के हर क्षेत्र में, देश के हर क्षेत्र में सामंतों का ही प्रभाव और वर्चस्व था। तो अब इतना सब कुछ होते हुए भी 15वीं शताब्दी में सामंतवाद का पतन क्यों हो गया, किन परिस्थितियों में हो गया, तो अगला हमारा भाग है सामंतवाद का पतन। तो पहला कारण है सामंतवाद के पतन में कि 13वीं शताब्दी में लोग सामंतवाद को असहनीय मान करके उसका विकल्प ढूंढने में लग गए। तो 13वीं शताब्दी में सामंतवाद से जनता दुखी हो गई थी और अब जनता जो है सहन नहीं कर पा रही थी उनके अत्याचारों को, तो वो विकल्प ढूंढने लगे। यानी गाँव में खेती बाड़ी छोड़ करके कोई दूसरा रास्ता उनको मिल जाए कमाई का, जिससे वो अपनी इनकम चला सके, तो वो दूसरा रास्ता ढूंढने में लग गए। और 15वीं शताब्दी तक आते आते इन सामंतवादी व्यवस्था में कुछ विशेष दोष दिखाई देने लगे, जिनमें वर्ग व्यवस्था की कठोरता, जो ये दोनों वर्ग है जिसमें से ऊपर वाला वर्ग नीचे वाले वर्ग का शोषण कर रहा है, तो कठोरता, सामाजिक और आर्थिक असमानता में वृद्धि जो हुई, समाज में जो निम्न वर्ग है उनका और ज़्यादा शोषण हो रहा था, आर्थिक रूप से और ज़्यादा गरीब थे और जो सामंत है वो पावरफुल थे, पैसे वाले थे। तो ये चीज़ जो है ये जो नकारात्मक साबित हुई। राष्ट्रीय भावना की उपेक्षा और स्थानीय निष्ठा का विकास और आर्थिक विषमता आदि विशेष उल्लेखनीय कारण रहे थे, जिसकी वजह से सामंतवाद की जो ख़त्म होने में कारण बना। ये समझदोत अंततः सामंतवादी व्यवस्था के पतन में सहायक हुए। दूसरा कारण है सामंतवादी व्यवस्था का मूल कारण सार्वजनिक सुरक्षा की भावना थी। यानी कि सामंत लोग जो है इन जनता की, किसानों की सुरक्षा करते थे, तो इसी पे सारा व्यवस्था टिकी हुई थी। परंतु सामंत लगातार अपने निजी हितों में लगे रहे, जिससे सुरक्षा की भावना की वो अवहेलना होने लगी और अन्य बर्बर जातियों में आक्रमण होने लगे, जिससे जनता आतंकित हो गई और उनका विश्वास सामंतवाद की व्यवस्था से निरंतर घटता गया। तो ये सुरक्षा के आधार पर ही इनमें जो व्यवस्था शुरू हुई थी। जब सुरक्षा की अवहेलना करने शुरू कर दी तो ये व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था भी पतन की ओर आगे बढ़ी। तीसरा है प्रारंभ में ये व्यवस्था जनहित की भावना से प्रेरित थी, लेकिन बाद में सामंतों का प्रमुख उद्देश्य अपने स्वार्थों की पूर्ति तक सीमित रह गया, जो सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण रही। तो शुरू में ये व्यवस्था बनी थी जनता की भलाई के लिए, लेकिन बाद में सामंत अपने स्वार्थों में लग गए, तो इस वजह से सामंतवाद का पतन का ये जो है कारण बना। चौथा, इस व्यवस्था के तहत प्रथम वर्ग जो विशेषाधिकार युक्त था और दूसरा वर्ग जो विशेषाधिकार से रहित था, इस कारण इन दोनों वर्गों में एकता की आशा संभव नहीं थी। यानी सामंतों और जनता में बहुत फर्क था, भेद था, इनकी पावर, शक्तियाँ और सुख धन के मामले में। तब इन दोनों में इतनी असमानता थी, इसलिए इनमें एकता की संभावना नहीं थी, अतः सामंतवाद का पतन असंभावी हो गया। पांचवा कारण है सामंतवादी व्यवस्था का प्रमुख आधार सैन्यवादी व्यवस्था थी। यानी सामंतों के पास सैनिक थे, जिससे राजा भी हेल्प लेता था और जनता भी इन सैनिकों की सहायता से अपनी सुरक्षा करवाती थी। तो लेकिन बाद में जो क्या हुआ कि बारूद का आविष्कार हो गया। तो बारूद
जो है अभी यूरोप में आ गया। और बारूद जो सामंतों के जो पावर का कारण था, उनके किले जो थे, तो राजा ने क्या किया कि बारूद पर जो नियंत्रण खुद रखा, सामंतों को बारूद नहीं दिया, बारूद पर अधिकार राजा ने खुद रखा। तो जब बारूद का आविष्कार हो गया तो जो सामंतों के किलों और सैनिकों का महत्व खत्म हो गया या उनका, क्योंकि बारूद के आगे कोई भी दुर्ग या कोई सेना टिकती नहीं है। तो इस आविष्कार कारण सैनिकों का महत्व कमी आ गई, जिसके कारण सामंतों का महत्व भी कम हो गया और अंततः सामंतवादी व्यवस्था का पतन की ओर बढ़ी। यानी बारूद के, या आज भी देख लो ना, हथियारों की टेक्नोलॉजी जिस वक्त ज़्यादा अच्छी होती तो उसके बाद में आगे सेना कुछ नहीं करती। तो इसके बारूद राजा के अधिकार में रखा राजा ने, तो सैनिकों का महत्व कम हो गया, सामंतों का महत्व इससे कम हो गया। छठा है व्यापार, वाणिज्य और नगर परस्पर एक दूसरे से जुड़ने रहे थे। व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से नगरों का उत्थान संभव हुआ। नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए और व्यापार की समृद्धि के मार्ग खोल दिए। व्यापार ने जो है समृद्धि के मार्ग खोल दिए। इस कारण व्यापारी वर्गों के जो है महत्व में वृद्धि हुई। मतलब इसमें व्यापार वाणिज्य फैलने लगा, क्योंकि उसके पास बुद्धि, व्यापारी वर्ग के पास बुद्धि और धन दोनों थे। अतः धीरे धीरे वे समाज का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली वर्ग बन गया और सामंतों का प्रभाव लगातार कम होता चला गया। तो इससे जो है सामंतों का महत्व कम हो गया, क्योंकि अब किसानों को, मजदूरों को गाँव के अंदर अपनी खेती बाड़ी के शोषण से बच कर के वो शहरों में व्यापार वाणिज्य में या नौकरी धंधा करने के लिए विकल्प मौजूद हो गया। तो वो छोड़ कर जाने लगे कि सामंतों के अत्याचारों से परेशान होकर के। इसलिए सामंतों के पतन में व्यापार वाणिज्य और की समृद्धि भी एक कारण बनी। सातवां, धीरे धीरे यूरोप में राष्ट्रीय भावना वृद्धि हुई। इसमें पुनर्जागरण का भी योगदान रहा। राष्ट्रीय भावना मतलब अपने देश से प्रेम करना। मतलब वो, जैसे यूरोप में बहुत सारे देश हैं, तो वो सिर्फ रोम के अधीन या पोप के अधीन नहीं रहना चाहते। हर एक क्षेत्र के लोग अपने अपने देश से प्रेम कर रहे हैं और वो बाहर वालों के अधीन नहीं रहना चाहते। तो इसमें पुनर्जागरण ने भी योगदान दिया। राष्ट्रीय निष्ठा में वृद्धि कारण राष्ट्रीय एकता का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। परिणाम स्वरूप राजा की शक्ति का विस्तार हुआ और सामंतों के प्रभाव एवं सम्मान का पतन शुरू हो गया। तो राजा की जब शक्ति का जब फैला हुआ, इसकी वजह से राष्ट्रीय भावना में, यानी जो जनता भी चाहती है कि हम अपने देश के प्रति रहें, हम दूसरे देशों का हमारे ऊपर हस्तक्षेप न हो। और शायद से क्या, राजा का जब पावर बढ़ा तो सामंतों का प्रभाव और सम्मान का पतन होना शुरू हो गया। आठवां है सामंतवाद का सबसे सुदृढ़ आधार कृषि दासत्व था। यानी जो उनके पास गाँव में खेती करने वाले किसान दास थे, वो जो मांग की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए समाप्त हो गया। यानी अब किसानों को क्या हो गया कि वो शहरों में जाके रोजगार करने लग गए हैं। तो निरंतर संचारण की स्वतंत्रता के कारण विभिन्न कलाकारों, शिल्पियों और कारीगरों ने शहरों की ओर पलायन किया। तो ये जो लोग थे कृषि दासत्व, ये गांव छोड़कर शहरों में आ गए, क्योंकि वो सामंतों के अत्याचार से परेशान हो गए और उनको शहरों में रोजगार मिलने लग गया। तो शिल्पियों, कारीगरों ने शहरों की ओर पलायन प्रारंभ किया और शहर उत्पादन के प्रमुख केंद्र बन गए तथा पूंजीवाद का विकास होने लगा, जिस कारण सामंतवाद का पतन की ओर आगे बढ़ा। यानी गाँव के लोगों को शहरों में रोजगार मिलने लग गया, तो वो गाँव में सामंतों के पास छोड़ करके शहरों में आके रहने लगे। तो सामंतों के पास जब किसान ही नहीं रहेंगे, उत्पादन करने वाले नहीं रहेंगे, तो सामंतों की पावर खत्म होनी ही थी। नौवां कारण है सामंतवाद के उदय में असुरक्षा की भावना का विशेष योगदान था, क्योंकि जनता ने सामंतों से समझौता क्यों किया? जब उनको लूटपाट हो रही थी तब उन्होंने समझौता किया, परंतु राजतंत्र के लगातार शक्तिशाली होने के कारण सामंतों का प्रभाव कम हो गया और शहरीकरण ने उनकी स्थिति और दयनीय बना दी। अब जनता जो है, हृदय से सामंतों का भेद जो जनता के मन से सामंतों का डर चला गया और उनकी आज्ञा की अवहेलना करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप सामंत प्रथा पतन की ओर आगे बढ़ी। तो सामंतवाद के पतन में यह भी कारण बना। उपरोक्त महत्वपूर्ण कारणों के साथ साथ 14वीं शताब्दी में सामंतों के विरुद्ध होने वाले किसानों के विद्रोह, जो इंग्लैंड और फ्रांस आदि देशों में हुए थे, ने भी सामंतों की स्थिति को अत्यंत महत्वहीन कर दिया। इन विद्रोह में किसानों के अतिरिक्त कारीगर, शिल्पियों का ने भी जो इनका सहयोग किया और जो है सामंतों की हालत बिगाड़ दी। साथ ही सामंतों के विद्रोह के प्रति कठोर व्यवहार ने उन्हें जनता में अप्रिय बना दिया। तो जब सामंतों ने इन विद्रोहियों के प्रति ज़्यादा बर्बर व्यवहार किया तो जनता में सामंत और बदनाम हो गए। बाद में धर्म युद्धों में भी सामंतों की स्थिति
आर्थिक रूप से दुर्बल कर दी। मतलब धर्म युद्ध ये ईसाइयों और मुसलमानों हुए, जिसमें ईसाई हार गए थे। तो इनसे लड़ने वाले कौन थे? सामंत थे, मुसलमानों से लड़ने वाले। तो इनसे जो है इन सामंतों की आर्थिक स्थिति बहुत दुर्बल होगी। अतः उपयुक्त समस्त कारणों से सामंत व्यवस्था तेजी से पतन की ओर बढ़ने लगी। तो ये था सामंतवाद। क्या था? सामंतवाद का उदय और सामंतवाद का पतन। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक लेंगे।